सो हेलो एंड वेलकम इन आर A1 जर्मन लैंग्वेज सीरीज। आज हम बात करेंगे डाटिव प्रीपोजिशन का। यानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रीपोजिशन कितने टाइप की होती हैं। मेजर इन जर्मन लैंग्वेज देर आर थ्री टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात करें, फर्स्ट इज आकुजाटिव प्रीपोजिशन, सेकंड इज डाटिव प्रीपोजिशन एंड थर्ड इज वैक्सल या टू वे प्रीपोजिशन। आकुजाटिव प्रीपोजिशन की हमने लास्ट क्लास में बात की। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप आकुजाटिव प्रीपोजिशंस भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डाटिव प्रीपोजिशन। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव कॉमन डाटिव प्रीपोजिशन। आप थ्रू द इसको फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, लाइक आप याद रख सकते हैं बे मानव जाग सा, बेमानव जागसा। ये एक बार फॉर्मूला याद हो जाता है आपको तो इसका मतलब आपको डाटिव प्रीपोजिशन का भी पता चल जाता है। डाटिव प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं अगर मैं बात करूं, हियर इज बाई, हियर इज मीट, हियर इज आउस, हियर इज नाक, हियर इज फोन, हियर इज जाइट, हियर इज अनफोबाई and here is Gegen Uber। इसको इधर लेके आते हैं, here। सो हमने बात की बे मानव जागसा। अगर ये फॉर्म थ्रू द फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, एकदम आपको याद रह जाएगा कि जर्मन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रीपोजिशन होती है वो अराउंड 10 प्रीपोजिशन होती हैं, और 10 प्रीपोजिशन थ्रू द फॉर्मूला भी हम याद रख सकते हैं। सो हियर इज दो बज के, हियर इज सू एंड हियर इज आन, हियर इज आन प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंड? ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज में जब हम डाटिव प्रीपोजिशन की बात करते हैं वी हैव 10 प्रीपोजिशन। 10 प्रीपोजिशन की बात करूं तो मैं 10 प्रीपोजिशन हमारे पास बेमानव जागसा, हियर इज अप नॉट ऑन। सो बेमानव जागसा। अब सेपरेट सेपरेट अगर हम बात करें प्रीपोजिशंस की, हियर इज इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। आकुजाटिव हमने पढ़ ली है, डाटिव की आज हम बात करें। अगर डाटिव प्रीपोजिशन पूछे तो पूरी जर्मन लैंग्वेज में ही डाटिव प्रीपोजिशन 10 होती हैं। 10 की बात करूं, अगर आपको ऐसे बाई, मिट, आउस, नाक, जाइट, गेगन, यूबर और अब ऐसे याद नहीं रह सकती तो आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, बे मानव जागसा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाई प्रीपोजिशन, मिट प्रीपोजिशन, आउस प्रीपोजिशन ये सब डाटिव प्रीपोजिशन है। अगर हम फर्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें, बाई प्रीपोजिशन। बाई प्रीपोजिशन का क्या मतलब है? बाई प्रीपोजिशन दैट मीन्स एट, नियर और विथ, एट, नियर और विथ। बाई प्रीपोजिशन का क्या मतलब है? बाई प्रीपोजिशन का मतलब है एट, नियर, विथ। अब एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, जब हमने लास्ट क्लास में बात की, जब कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लाइक प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन देन ऑब्जेक्ट। सो हियर इज, ये हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। जब भी प्रीपोजिशन आएगी तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ही डिसाइड करती है, यानी प्रीपोजिशन ही क्या डिसाइड करेगी? ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगी। अगर प्रीपोजिशन डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव होगा। ऑब्जेक्ट डाटिव और आकुजाटिव कैसे होता है इसकी हमने बात की। आप ये भी याद रख सकते हैं, प्रीपोजिशन आर फॉलोड पर्सन और थिंग और नाउन जो भी हो उसको डाटिव केस में हमेशा फॉलो करते हैं। यानी कि डाटिव प्रीपोजिशन होगी तो ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन के बाद में जो भी पर्सन आ रहा है या नाउन आ रही है वो हमेशा डाटिव केस में होगी। इतनी बात एकदम दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, और ये एकदम आपको पता चल जाता है कि प्रीपोजिशन जिस कैटेगरी की होती है ऑब्जेक्ट भी उसी कैटेगरी का होगा, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर हम बात करें हियर इज, हमने बात की बाई प्रीपोजिशन। बाई का मतलब है एट, नियर, विथ। एट की बात करूं, अगर हम एट की बात करते हैं दैट मीन्स आप कहाँ जॉब करते हैं, यानी कि आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ। द वर्ब इज आर्बाइटन।
Arbeiten that means to work. So मैं लिखूं इसको, ich arbeite, ich arbeite, I'm working by CNX. CNX is जर्मन प्रोसेस कंपनी. सो जब भी हम एट बताने की कोशिश करते हैं, एट बट प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो हम बाई यूज करते हैं. इश अर्बाइट है, बाई का मतलब, एट का मतलब के यहाँ होता है ना, के यहाँ, बट के यहाँ डिपेंडेंसी शो करता है. बस एक चीज हमें याद रखनी है, जब भी हम बाई प्रीपोजिशन की बात करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का मतलब एट होता है, बट बाई प्रीपोजिशन डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि आप यहाँ पे कंपनी पे डिपेंड है ना. Ich arbeite bei CNX. CNX that means firma. I'm working by CNX, यानी मैं CNX के यहाँ काम करता हूँ. Here is, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स के पास रहते हैं, यानी आप डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स पे. So the verb is wohnen here ना, the verb is wohnen that means to live. According ich wohne, ich wohne by. अब मैं मेरे पेरेंट्स के यहाँ रहता हूँ ना, हियर इज माइन, यानी पजेसिव का भी पता हमें पता चलना चाहिए. और पजेसिव में भी हमने टेबल की बात की थी, पजेसिव में भी आपको टेबल आनी चाहिए. अगर मैं डाटिव की बात करूँ तो मैं डाटिव ही लिख देता हूँ, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन. आपको ये तो क्लियर हो रहा है ना कि जब मैं पजेसिव की बात करता हूँ और पजेसिव ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो मैं अगर डाटिव ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो डाटिव वाली लाइन दिखती है, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन. जब मैं आकुजाटिव की बात करता हूँ तो आपको आकुजाटिव वाली लाइन दिखती है, माइनन, माइने, माइन, माइने. सो इस तरीके से आपको पता चलना चाहिए. सो इश वोने बाई, अब यहाँ पे एल्टन इज दी एल्टन, एल्टन इज दी एल्टन, एल्टन दी एल्टन. ओरिजिनल आर्टिकल दैट मीन्स प्यूरल थिंग, तो प्यूरल का हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, माइनन. सो इश वोन है बाई दी, सॉरी दी, इश वोन है बाई माइने, माइनर एल्टन. सो हियर इज माइनर एल्टन, दी आर्टिकल है तो इसको हम माइनर, माइनर रखेंगे क्योंकि डाटिव में माइनर होता है. और सेंटेंसेस की बात करें हम, या इस पे ही ले, सेकेंड इज नियर. बाई का यूज हम नियर कोई प्लेस बताने के लिए भी हम करते हैं, बाई का हम कोई नियर प्लेस बताने के लिए हम यूज करते हैं. सपोजिंग दैट गुरुग्राम इज, कोई बड़ा प्लेस के पास में छोटा प्लेस बताने के लिए. गुरुग्राम ईस्ट बाई दिल्ली, यानी गुरुग्राम दिल्ली के पास है, बाई प्रीपोजिशन लगाते ही मतलब पास में है. समझ आ रही है, नियर को दिखाने के लिए हम पास की बात करते हैं. हम कह सकते हैं राजस्थान इस बाई दिल्ली, राजस्थान दिल्ली के पास है ना. कोई बड़ा प्लेस जो फेमस हो उसके साथ में छोटे प्लेसेस को बताने के लिए हम यूज करते हैं. जैसे अगर मेरा होम टाउन की बात करूँ, नीमराना ईस्ट बाई गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम बड़ा प्लेस है, नीमराना छोटा प्लेस है, तो हम इस तरीके से भी बताते हैं. सो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. जब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, डेफिनेट आर्टिकल के साथ में इसको कैसे यूज करते हैं, इश अर्बाइटे बाई. अभी बाई है, मैं डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ, आर्स इज देयर आर्स ना, डॉक्टर डेयर आर्स. सो अब ये डेयर आर्स है, ये ओरिजिनल यानी सब, इसका आर्टिकल डेयर है यानी कि मैस्कुलिन थिंग है, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो भी कौन सा, डाटिव ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमेशा डाटिव ही होता है, डाटिव और आकुजाटिव ही होंगे.
डाटिव की बात करें तो डैम डेयर डैम डैन प्लस एन, सो हियर इज डैम आर्ट्स। अभी मैंने डैम आर्ट्स क्यों किया है ये आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ डाटिव बट मैस्कुलिन, डाटिव डेफिनेट आर्टिकल बट मैस्कुलिन वो ही डाटिव, तो ये आपको इतनी बात पता चल जाना चाहिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड प्रीपोजिशन इज बे मानव मिट, मिट प्रीपोजिशन, मिट दैट मीन्स विथ। हो सकता है कि आप पैदल जा रहे हो सकता है कि आप किसी वीक थ्रू द व्हीकल जा रहे हो, बाई व्हीकल भी कर सकते हो। मिड प्रीपोजिशन की बात करते हैं, यानी कि आप किसी के साथ जा रहे हैं या फिर आप व्हीकल से जा रहे हैं। इसको अच्छे से लिख दें। सो हियर इज मिड प्रीपोजिशन की बात करें दैट मीन्स विथ, आप किसी के साथ जा रहे हैं, यानी कि आई एम कमिंग विथ यू, सेंटेंस बना लो इश कॉम में। अब विथ के लिए तो हमें मिट का यूज करना पड़ेगा और मिड प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन कौन सी है सर, डाटिव। अब मैंने कहा कि आई एम कमिंग विथ यू, यू हियर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट या तो आकुजाटिव होता है या डाटिव होता है, इसके अलावा तो तीसरा कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन दी हुई है तो प्रीपोजिशन ही डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रीपोजिशन डाटिव तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव। हमने यू की बात की, डू डिश डियर, डू डिश डियर, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। डू फॉर नॉमिनेटिव दैट मीन्स सब्जेक्ट, डिश दैट मीन्स आकुजाटिव बट ऑब्जेक्ट, डियर इज डाटिव ऑब्जेक्ट। तो हमें डियर की यूज पड़ रही है ना यहाँ पे, हमने यू, इसका मतलब यू है, इसका मतलब भी यू है, एंड इसका मतलब टू यू है, तू तुझे तुझको, इस तरीके से इश कॉमे मिट डियर। अब इतना दिमाग तो हमें तुरंत लगा लेना है, बन गई बात डियर। अब यहाँ पे डियर क्यों यूज किया है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डाटिव ऑब्जेक्ट डियर है। सो इश कॉमे मिट डियर। आप थ्रू द व्हीकल भी आ सकते हो, थ्रू द व्हीकल की बात करें एयर फैट मिट, बस इज दास बूस। अब ओरिजिनल आर्टिकल पता है आपको, प्रीपोजिशन है डाटिव ये भी पता है, और ये डैम डेयर डैम डेन प्लस एन, ये भी पता चल गया कि सर ये डाटिव ऑब्जेक्ट है, किसको किससे रिप्लेस करें, तो तुरंत देख, बुस इज दास बूस ना, डैम बूस। प्रॉब्लम सोल्व, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। आई एम कमिंग बाय द बस, समझ आ रही है। मैं तुम्हारी साइकिल से आया हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं मेरी साइकिल से आया हूँ, यानी कि आपको पजेसिव भी यूज करने आने चाहिए, आपको पर्सनल प्रोनोमन भी यूज करने आने चाहिए, और आपको अब एक बार हमें प्रीपोजिशन का पता चल गया सर ऐसे होती है, फिर उसके बाद में हमें टेंशन ही नहीं रहती। आपको चाहे डांस करना, द वर्ब इज तानसन ना, द वर्ब इज तानसन दैट मीन्स टू डांस, इस तानसे मिड डियर। अभी मिट देखते मुझे तुरंत आना चाहिए कि वो डियर वाली टेबल आनी चाहिए, इशमिश मियर, डूड इज डियर, एयर इन इम, एस एस इम, जी जी ईयर, वेयर उन्स उन्स, एयर ओइश ओइश, जी जी एनन, जी जी
बस तुरंत मुझे ये क्लिक कर जाना चाहिए। बोलो, इसमें डाउट है किसी को कोई? अब ये एक बार सेंटेंस का फॉर्मेशन, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, उसके बाद में आप चाहे सेंटेंस कैसे भी करें। सपोजिंग दैट अगर मैं यहाँ पे निगेशन वर्ड यूज करना चाह रहा होता कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगा, सो इस स्थान से, इस स्थान से निस्ट मिड डियर, इस स्थान से निस्ट मिड डियर, इस स्थान से निस्ट मिड डियर का मतलब क्या है? मैं आपके साथ डांस नहीं करूंगा। अगर निगेशन आ रहा है तो आफ्टर वर्ब हमें निगेशन प्लेस करना होता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता। अगर इसमें आप मिस्टेक करेंगे इसके बाद में भी तो प्रॉब्लम है। शुग इज देयर, शुग दैट मीन्स ट्रेन। अब कोई पूछे कि किससे आए हो, तो आप ये भी बता सकते हो कि आई एम कमिंग विथ बाई ट्रेन। सो इश, आप किससे जा रहे हो? मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। इश ये है मिट डैम शुग। अभी तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, शुग इज देयर शुग दैट्स वाई हियर इज डैम। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमें यूज करना है। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज आउस। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज आउस। आउस का क्या मतलब है? आउस का मतलब है फ्रॉम या आउट ऑफ। आउट ऑफ या फ्रॉम की बात करेंगे हम अभी। हियर इज, जो मुझसे गलती होती है ये बनाने में होती है। ये देखो फिर छोटा बन गया, कोई बात नहीं। So, हाउस का मतलब है जब आप अपना ओरिजिन प्लेस बताना चाहते हैं, यानी बर्थ प्लेस बताते हैं, तो हम आउस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आउस का मतलब फ्रॉम। आमतौर पे आपको जब हम डब्ल्यू वर्ड्स की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था वोहर एंड वोहिन। वोहर का मतलब है फ्रॉम वेयर, एंड वोहिन का मतलब है वेयर टू। इसका मतलब है कहाँ से, और इसका मतलब है कहाँ को। यानी कि आप कहाँ से आते हैं। वोहर कम्स डू, सपोजिंग दैट दिस इज क्वेश्चन, वोहर कम्स डू, दिस इज क्वेश्चन। और क्वेश्चन कौन सा है? वे फ्राग है। सो जब हम इसका आंसर करते हैं तो हम आउस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई कम फ्रॉम इंडिया, वी कैन से आई कम फ्रॉम राजस्थान। इश कॉमे आउस इंडियन, इश कॉमे हाउस इंडियन। यानी कि आई कम फ्रॉम इंडिया, जब आप अपना ओरिजिन प्लेस बताने के लिए हाउस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हो सकता है एर कॉम्ट हाउस डॉइचलैंड, आप ये भी बना सकते हो एर कॉम्ट हाउस। एर कॉम्ट हाउस डॉइचलैंड, ही इज कम फ्रॉम जर्मनी। एंड आप बता सकते हो बस। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, नेम भी हो सकता है। राघव कॉम्ट हाउस जापान। सो आप कह सकते हो हियर इज। जब भी हम अपना बर्थ प्लेस बताने की बात करेंगे, यानी ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, तो वहां पे हम आउस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि आप बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से आते हैं। या आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब है कि हियर इज, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, और ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, बट ये शायद मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इस तरीके से यूज करते हैं इसका। हियर इज जैसे इंडिया ने योगा, योगा इंडिया की खोज है।
योगा किसकी खोज है? इंडिया की। यानी कि योगा का ओरिजिन प्लेस की बात करूं मैं, ओरिजिन प्लेस यानी बर्थ प्लेस इंडिया है। इतनी बात समझ आ गई हमें। लेकिन ये अभी वर्ल्ड वाइड हो चुका है, यानी ग्लोबल हो चुका है योगा भी। सब लोग कहते हैं कि हम पिछले 10 सालों से योगा कर रहे हैं। हर एक कंट्री क्रेडिट लेना चाहती है, यानी योगा का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है। और उसके बाद आउट ऑफ दैट मीन्स कोई लिमिटेड बाउंड्रीज की बात करूं मैं, कोई कंट्री की बात करूं, वहाँ पे किसी चीज़ का या किसी कोई भी चीज़ का अगर ओरिजिन प्लेस है और वहाँ से निकल के वो ग्लोबली फेमस होती है, तो उसके लिए आउट ऑफ बताने के लिए हम यूज करते हैं हाउस प्रीपोजिशन का। सो यू कैन से ना, योगा कॉम्ड हाउस इंडियन, यानी योगा कम फ्रॉम इंडिया। जैसे हम कहते हैं कि पेपर चाइना में बने, पापियर कॉम्ड हाउस चीना, पेपर कम फ्रॉम चाइना। बीएमवे जर्मन्स बहुत प्राउड करते हैं अपनी ब्रांड्स पे, और वो कहते हैं कि बीएमवे कॉम्ट हाउस डॉइचलैंड, यानी बीएमडब्ल्यू की हम बात करते हैं कम फ्रॉम जर्मनी। और बहुत सारे आप बता सकते हो, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से आ रही है। तो आप बताते हो कि अगर आपने एक चीज़ भी आपने कुछ भी यूज करते हो, लाइक आपने कहीं और दूसरी कंट्री का कोई प्रोडक्ट यूज किया, तो आप बता सकते हो दस प्रोडक्ट कॉम्ट हाउस जापान, ये जो प्रोडक्ट है ये जापान से है बेसिकली। अंडरस्टैंड? सो आप इसको बता सकते हो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं आपको, और इसके बाद में अगर आपको कोई डाउट बचता है, तो डाउट में भी चांसेस नहीं है कि बचे, लेकिन आप एकदम उसको 2-5 सेंटेंस उसके बनाएंगे तो आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। सो सो द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज नाक। नाक प्रीपोजिशन का मतलब है आउट ऑफ सिटी की। जब हम बात करते हैं आउट ऑफ सिटी, जब हम आउट ऑफ सिटी ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो हम नाक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एंड सेकंड इज नाक हाउज फिक्स रहता है टू गो होम, नाक हाउज, इसके दो यूज होते हैं। Here is, ये तो सीखना ही पड़ेगा मुझे आने वाले टाइम में। येलो एक बार सही नहीं बनता, 2 बार सही नहीं बनता, यानी कि एक बार याद नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार याद होगा। प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। अभी देखो सही बना है। सो नाक दैट मीन्स आउट ऑफ सिटी। जब भी हम आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करने की बात करते हैं तो हम नाक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नाक हाउस है ये फिक्स आपको यूज होते हुए दिखेगा। आउट ऑफ सिटी की बात करें, यानी कि आप जयपुर में रहते हैं या कोई सिटी है आपकी, जब भी आप उससे आउट ऑफ स्टेट सिटी या कंट्री ट्रैवल करेंगे तो हम नाक प्रीपोजिशन फिक्स रहती है। नाक प्रीपोजिशन का मतलब होता है टू, और टू हम यूज करते हैं ना, आई गो टू जयपुर, सो दैट टाइप ऑफ। सो आउट ऑफ सिटी के लिए बट इसका मतलब टू होता है। समझ आ रही है आपको? सो जब हम नाक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो हमें तीन वर्ब आनी चाहिए। तीन वर्ब कौन सी हैं जो नाक के साथ बहुत यूज है? Here is the first verb is gehen. Gehen that means to go. To go but on foot. पैदल जाओ। Here is the next is fahren. Fahren. The next verb is fahren. फारन का मतलब होता है कि आप कोई व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, बाई बस जा सकते हैं आप, कोई ना कोई थ्रू द व्हीकल, या ड्राइव करके भी जा रहे हैं आप, तो भी हम इसका यूज करते हैं। आप ड्राइव करते हैं या कोई बाई व्हीकल जा रहे हैं तो हम फॉरेन वर्ब का यूज करते हैं। एंड थर्ड वर्ब इज फ्लीगन। फ्लीगन का मतलब होता है बाई एयर। जब आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वर्ब यूज करेंगे फ्लीगन। इतनी बात आपको एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है तो समस्या है ही नहीं आगे। द
नाक प्रीपोजिशन की बात करूं, इश फ्लीगे नाक डॉइचलैंड। इश फ्लीग है नाक डॉइचलैंड। अब कुछ बच्चे इसको लगाना भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि इश फ्लीग है डॉइचलैंड। इश फ्लीग है डॉइचलैंड इज वेरी रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जर्मनी को उड़ा रहे हैं। आप जर्मनी को नहीं उड़ा रहे, आप जर्मनी के लिए उड़ रहे हैं। तो अगर आप गलत बोलोगे तो गलत ही, अब ये हिंदी में सुनने में अजीब लग रहा है ना कि आप जर्मनी को उड़ा रहे हैं, तो अगर आप गलत जर्मन बोलोगे तो इसका मतलब नेटिव्स यही समझेंगे। तो आपको नाक प्रीपोजिशन हमेशा यूज करनी आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करने के लिए। इश फ्लीग है नाक डॉइचलैंड, इश फारे नाक मुंबई, यानी आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, इश फारे नाक मुंबई, इश फ्लीग है नाक कोलकाता। अंडरस्टैंड, हमेशा नाक। एयर फ्लिक नाक कोलकाता, ही फ्लाई टू कोलकाता, कि वो कोलकाता के लिए फ्लाई कर रहे हैं। समझ आ रही है? फारन गेहन, इश गे है नाक दिल्ली। अगर दिल्ली पैदल जाना संभव है तो आप गेहन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर पैदल कोई आउट ऑफ सिटी जा सकता है तो आप गेहन का भी यूज कर सकते हैं, बट आमतौर पे फारन और फ्लेगन वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि पैदल जाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। अगर दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करोगे तो एटलीस्ट आपको 10 दिन चाहिए। तो फ्लीगन और फारन ही यूज करें आप। गेहन आप नॉर्मल यानी पैदल चल चल सकते हैं, ऐसे जगह पे गेहन यूज करें। सो इश गे है नाक हाउजे, ये फिक्स दिखेगा आपको नाक हाउजे के लिए। इश गे है नाक हाउजे। आई गो टू होम, इसका मतलब टू ही है, बट ये फिक्स दिखता है नाक हाउजे। समझ आ रही है? वैसे आमतौर पे हम टू आउट ऑफ सिटी की बात करते हैं, बट नाक हाउजे के साथ में फिक्स है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये नाक हाउजे के साथ फिक्स क्यों है, तो ये फिक्स इसी तरीके से यूज होती है। अगर और ज़्यादा आपको रिसर्च करनी है इस बारे में, अगर ऐसे तुरंत याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करते हैं तो आप जब जर्मन लैंग्वेज बनी तो आप चेक कर सकते हैं उसको कि क्या रीजन्स रहे होंगे इसको बनाया। लेकिन अभी अगर 1 डेढ़ साल में आप जर्मन लैंग्वेज सीख के अपना करियर चाह रहे हैं तो आपको फिक्स याद होना चाहिए कि सर नाक हाउजे, यानी फिक्स रहता है। इस कॉमे नाक हाउजे, इस गेहे नाक हाउजे, एरगेट नाक हाउजे, वो घर को जा रहा है। अंडरस्टैंड, को जा रहा है, दैट टाइप ऑफ। इसका टू का मतलब को है हिंदी में, घर को जा रहा है, घर को आ रहा है, दिल्ली को जा रहा है, जयपुर को आ रहा है, दैट टाइप ऑफ। अंडरस्टैंड? सो है इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। द प्रीपोजिशन इज बे मानव जागसा। बे मानव जागसा की बात करें हम, तो हमने बात की, हमने नाक प्रीपोजिशन तक की बात की, हमने बाई की बात की, नाक की बात की, नाक की बात की, मिट की बात की। एंड द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फोन प्रीपोजिशन। फोन की बात करें, द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फोन प्रीपोजिशन। फोन हम बताते हैं फ्रॉम। सर आपने तो हाउस के लिए भी फ्रॉम बताया था, बट ये विथ इन सिटी, विथ इन सिटी की बात करते हैं आने जाने के लिए, तो हम फोन का यूज करते हैं। एंड सेकंड इज, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, द प्रीपोजिशन इज फोन। जब हम फोन की बात करते हैं दैट मीन्स फ्रॉम। फ्रॉम, अब आप कहीं कोई दूसरे स्टेट गए हैं, सिटी गए हैं, तो वहां से आने के लिए हम फोन का यूज करते हैं। और एक प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं हाउस, वो परमानेंट आने के लिए यूज करते हैं, यानी कि बर्थ प्लेस बताने के लिए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फोन दैट मीन्स फ्रॉम, फोन का मतलब है फ्रॉम, यानी कि आप कहीं गए हैं जॉब जॉब के लिए या कहीं और दूसरे काम के लिए, और वहां से आप लौट रहे हैं, तो आप फोन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फोन का मतलब ऑफ भी होता है। ऑफ दैट मीन्स का के की, का के की। हिंदी में बात करें कि ये जो पेन है ये तो अजय सर का है, समझ आ रही, और ये बुक है ये मेरी बहन की है। दैट मीन्स की, का के की, एंड फ्रॉम दैट मीन्स आने से। अब मैं बात करूं एयर कॉम्ड फोन डॉइचलैंड।
और यहाँ पे जो दूसरी प्रीपोजिशन थी वो आउस थी। अब फोन का मतलब तो है कि आप गए हैं जर्मनी कोई काम से और वहां से लौट रहे हैं, समझ आ रही है, कोई काम से गए और लौट रहे हैं। और मैं कहता हूँ एयर कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, तो आउस का मतलब आप परमानेंट जर्मनी से ही लौटते हैं, यानी कि आपका बर्थ प्लेस क्या है, डॉइचलैंड है। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आपको बार बार बताया गया है, इसके बाद में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मिस्टेक नहीं करें। समझ आ रही है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि दिस बुक इज माई ऑफ माई ब्रदर, ये जो किताब है ये मेरे भाई की है। सो हियर इज दास बुक ईस्ट फोन। अब फोन का मतलब का के की बताया ना मैंने, ऑफ। ऑफ, अब ऑफ इज डाटिव प्रीपोजिशन। अब मैं माई की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ब्रूडर इज देयर ब्रूडर ना, ब्रूडर इज देयर ब्रूडर, तो तुरंत चल जाओ डाटिव पजेसिव प्रोनोमन की टेबल में। पजेसिव प्रोनोमन यानी माइन, इसका माइन। अब जब मैं माइन की बात करता हूँ, माइन यानी डाटिव की बात करता हूँ तो माइनम, माइनर, माइनम माइनर, माइनम माइनन प्लस एन, तो डेयर है तो मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन इज माइनम, माइनम ब्रूडर। समझ आ रही है, दास बुक इज फॉन माइनम ब्रूडर, जो ये जो किताब है वो मेरे भाई की है। पता चल गया, ये जो किताब है वो मेरे भाई की है। सो बोलो कोई दिक्कत है क्या, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज जाइट। जाइट दैट मीन्स सिंस। जाइट का मतलब होता है सिंस। आपने बहुत सारी दुकानों पे या शॉप्स पे या मार्केट में काफ़ी जगह आपने देखा होगा, स्पेशली इंडिया की बात करूँ तो सुनार और काफ़ी चीज़ों पे आपको देखने को मिलता है सिंस 1947, यानी कि 1947 से वो लोगों को सोना ही पर आ रहे हैं, यानी कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने काम स्टार्ट किया और वो अभी तक रनिंग में है। अंडरस्टैंड, आप कह सकते हो। ड्यूरेशन, ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक पॉइंट पे आपने कोई काम स्टार्ट किया और वो अभी तक रनिंग में है, तो हम वहां पे जाइट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सिंस के लिए। समझ आ रही है। एयर एयर arbeitet या arbeitet not here is air arbeitet seit 5 Jahre, he is working since 5 year। वो 5 साल से वर्क कर रहा है ना, सिंस मतलब से, 5 साल से काम कर रहा है। आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो ये भी बता सकते हो इस स्टूडियो इस लैंड ने जाइट 5। अब आप जर्मन कब से सीख रहे हो, द वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने जर्मन सीखना स्टार्ट की और आपने कब से स्टार्ट की, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कोई काम स्टार्ट किया, 1 महीने पहले प्लानिंग बनाई, 1 साल पहले बनाई, या 1 दिन पहले बनाई, तो आप उसको बताएं। सो इश ich lerne Deutsch ich lerne Deutsch seit Montag। कि मैं मंडे से जर्मन सीख रहा हूँ। हो सकता है आप लास्ट ईयर से, लेट्स से यार आप लास्ट ईयर सीख रहे हो सकता है कि आप 5 महीने पहले 5 Monaten आप यूज कर सकते हो। तो जाइट का कुल मिला के कहने का मतलब है कि जाइट प्रीपोजिशन का हम तब यूज करते हैं जब हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कोई चीज़ स्टार्ट की, कोई काम स्टार्ट किया और उसको हम अभी तक काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जाइट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इतनी सी बात है, समझ आ रही है। अब आप दिल्ली में 2004 से रह रहे हो
अब 2004 से अभी तक लगातार रह ही रहे हो ना, तो आप बता सकते हो कि वी आर वॉर्नन जाइट 5 Jahre, वी आर वॉर्नन इन दिल्ली जाइट 5 Jahre, हम दिल्ली में पिछले 5 साल से रह रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको अब आपको प्रीपोजिशंस में लेके। और इसके बाद में भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन इसके बाद में नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अब। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अब का मतलब है आपने कोई काम प्लानिंग की और आप उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अभी तक कर नहीं रहे। जाइट का मतलब यही था, जाइट का मतलब आप काम कर रहे थे, लगातार हो रहा था काम। लेकिन अब का मतलब ये है कि आपने सोचा है कि मैं मंडे से पढ़ूंगा भाई, अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मंडे से करूंगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने डिसाइड किया और तब से काम करूंगा, उसके लिए हम अभी तक किया नहीं, करूंगा, वहां पे हम अब का यूज करते हैं, यानी फ्रॉम ऑनवर्ड। फ्रॉम, ये बार बार मिस्टेक क्यों लिख हो रही है, फ्रॉम ऑनवर्ड्स, यानी एक टाइम से, एक पॉइंट ऑफ टाइम से मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा। कर नहीं रहा हूं, ये बात याद रखनी है। काम हो नहीं रहा, हो नहीं रहा ना काम, हो नहीं रहा काम, लेकिन करूंगा, बट जुलाई से, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम हमने डिसाइड किया और मैं तब से काम करूंगा। मैं जर्मन 2026 से सीखूंगा ना, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। इस लैंड ने डॉइच अब 2000 जैक्सन स्वांसिश कि मैं 2026 से जर्मन सीखूंगा, अभी तक सीख नहीं रहा। अब लगाते ही मतलब समझ जाना है कि भाई बंदा है काम धंधे नहीं कर रहा है, यानी जर्मन नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जाइट से आपको पता लगाना है कि सीख तो ये बहुत पहले से रहा है, बट सीख नहीं पाया है। सीख क्यों नहीं पाया है? क्योंकि इसके जो बेसिक, जो जर्मन की नॉलेज है जो होनी चाहिए बेसिक एलिमेंट्स को लेके, वो नहीं है, यानी कि प्रीपोजिशन अच्छे से नहीं जानती तो नहीं सीख पाए। प्रीपोजिशन जर्मन लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज में प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ में ही आप सेंटेंस का टोटल मीनिंग निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक आपने इन प्रीपोजिशन यूज नहीं किया तो पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था नाक प्रीपोजिशन का, नाक प्रीपोजिशन जब तक आप बताएंगे नहीं कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, इश फ्लीग है नाक दिल्ली, तो मुझे पता चला आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली। अब फ्लाइट टू दिल्ली की बात करना, अगर टू नहीं लगाया तो मैं दिल्ली को उड़ा रहा हूँ, इश फ्लीग है दिल्ली, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग सेंटेंस। और ये ऐसा ही लगता है जैसे मैंने हिंदी में बोला तो अरे मैंने तो बड़ी गलती कर दी, ऐसे सोचते हैं आप। सेम वैसे ही जो नेटिव है उनको अच्छा प्रीपोजिशन में मिस्टेक कर रहा है तो ये तो बड़ी मिस्टेक काउंट होगी। तो आप A1 में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं और अभी तक कर सकते हैं। आफ्टर ये वीडियो देखने के बाद में भी आप करेंगे तो उसके बाद में आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट लिखें, और आप कुछ सीख रहे हैं थ्रू द वीडियो तो भी आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपका क्या फीडबैक है क्लासेस को लेके, इस क्लासेस को कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो शायद हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे, क्योंकि हमें अगर फीडबैक मिलेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। सो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कोई जर्मन लैंग्वेज के नए लेसन के साथ में। auf Wiedersehen।